बच्चों, मैं सुशांत पांडे फ्रॉम प्रेक्सिस विद्यापीठ रुधौली। मैथ्स के आज बेसिक लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये क्लास 6, 7 से ऊपर और 10th तक के बच्चों के लिए इसका बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये 11th 12th में भी आपको काम आएगा, बट अगर हमारा ये जो बेसिक क्लियर होगा तो शायद हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ अभी हम कर रहे हैं ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स को हमने ध्यान में रखते हुए। तो ये जो बेसिक नॉलेज है इसमें हो सकता है कि कोई नॉलेज, कोई कॉन्सेप्ट आपके लेवल से थोड़ा ऊपर हो और किसी के लिए थोड़ा नीचे का हो, लेकिन आपको इसमें घबराना नहीं है। ये आपको तैयार करने के लिए हम एक सीढ़ी तैयार कर रहे हैं कि जिससे आपको एटलीस्ट जो चीज़ें आपके लेवल पे हैं वो आपको थोड़ा सा आपके लेवल पे जो चीज़ें हैं वो समझ में आए, है ना, और उसकी कुछ जानकारी आपको पता हो। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डीप में इसीलिए नहीं जाते, उसके बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं उठाते हैं, सिर्फ हम बेसिक जानकारी अभी हम दे रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानने से पहले हमको ये कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि कांस्टेंट, जो बार बार टर्म यूज किया जाता है, कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल किसे कहते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट में, वेरिएबल्स में, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो कुछ चीज़ें बनती हैं। टर्म क्या चीज़ होता है, बार बार ये वर्ड यूज होता है, टर्म, है ना, मैथ्स में, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म। तो इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, टर्म हो गया। जब हम ये चीज़ें जानेंगे तभी हम कुछ आगे पढ़ सकते हैं। तो एक तरफ हो गया कांस्टेंट, एक तरफ हो गया वेरिएबल, एक तरफ हो गया टर्म। इसके अलावा कुछ चीज़ें और जरूरी जाननी है, जैसे कि एक्सप्रेशन, तो ये हमें ऑलरेडी यहाँ पता है ना। फैक्टर्स, कुछ टर्म्स और है जैसे कि कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर हमको इन चीज़ों को जानना है तो इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे कि मान लिया अगर कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो फिक्स, जो बदले ना, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। और फिक्स क्या होते हैं अक्सर करके, नंबर्स ही फिक्स होते हैं। जैसे 5, 6, 2, -1, 0.2, कोई भी नंबर है वो कांस्टेंट का मतलब हो गया द नंबर विच इज फिक्स्ड, और द टर्म विच इज फिक्स्ड, द कोफिशिएंट विच इज फिक्स्ड। तो जो भी वैल्यू, द वैल्यू विच इज फिक्स्ड, एक्चुअली द वैल्यू विच इज फिक्स्ड, द वैल्यू, जो वैल्यू फिक्स हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। और फिक्स वैल्यू क्या होती है, अक्सर करके नंबर से फिक्स होते हैं। भाई 5 ही होगा ना, 5.1 होगा ना 4.9 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 चॉकलेट्स लेके आइए तो आप 5 ही लेके आएंगे, और 5 से ना कम ना 5 से ज़्यादा। सो दिस इज फिक्स, दिस कैन नॉट बी एक्सीडेड, नॉट कैन बी रिड्यूस्ड। सो the numbers are constant, these are the values which are fixed, and that is why they are coined as a constant. अब कांस्टेंट तो ठीक है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स हो, which is constant, the value is fixed। तो जिसकी वैल्यू फिक्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ना तो व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल किसे बोलेंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, whose value is not fixed, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। अब ऐसे अच्छा, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो तो उसको लिखेंगे क्या, फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो मैथ्स में उसको कैसे लिखेंगे, तो आप चाहे जैसे लिख दो, बस वो क्या नहीं होना चाहिए,
नंबर नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको आप लेटर से डिनोट कर सकते हो, उसको आप साइन से डिनोट कर सकते हो, उसको आप सराउंडिंग चीजों से डिनोट कर सकते हो, एनीथिंग। अब देखो इसमें होता क्या है, अक्सर करके लेटर से डिनोट किया जाता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। और मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज किया जाता है, मैथ्स ने जिसको अपना मान लिया है, अक्सर करके मैं इसको बार बार बच्चों से बताता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है, अक्सर करके x या y, a और b, ये दो लेटर्स इधर और दो ये, इनको ज़्यादातर करके यूज किया जाता है कभी भी वेरिएबल के लिए, चाहे a भी होगा और चाहे x y होगा। अक्सर करके we usually use these letters for the variable to represent any variable। अब x और y ही क्यों, आपके दिमाग में आना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप x y नहीं लिख सकते, आप z लिख दो, आप p q लिख दो, आप r लिख दो, आप a लिख दो, आप t लिख दो, आप c लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी लेटर, इसे लिटरल टर्म्स भी बोलते हैं, इसको लिटरल्स भी बोलते हैं, इसको लिटरल्स भी बोलते हैं, नाम इसका है वेरिएबल या लिटरल्स, इसको हम लेटर से डिनोट करें। तो लेटर से डिनोट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नो दीज आर नॉट फिक्स्ड टर्म। x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, x की वैल्यू 10 लाख भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 lakhs भी हो सकती है। सो द वैल्यूज which are not fixed, the values which varies on as per the situation is called the variable। अब आपके मन में आता है ये डस्टर भी वेरिएबल है, आप कोई टर्म लिखना है, वहां पे आप डस्टर यूज कर लो तो वहां पे डस्टर वेरिएबल हो जाएगा, मार्कर वेरिएबल, एक्स की जगह पे मार्कर कर सकते हैं, ये रूम कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड कर सकते हैं, कैमरा कर सकते हैं, ठीक है, एवरीथिंग यू कैन ऐड टू द कांस्टेंट, ठीक है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल। ओके, तो जरूरी नहीं एक्स और वाई करो, जरूरी नहीं ए और बी ही करो, एक्स और वाई, ए और बी जो भी है वो सिर्फ ज्यादातर मैथ्स में यूज होता है इसलिए किया जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेट एज्यूम एक्स, लेट एज्यूम डस्टर, लेट एज्यूम द एज ऑफ पर्सन इज डस्टर, सो द एज ऑफ मैन इज 3 times ऑफ हिज सन, तो उसमें हम कह सकते हैं लेट एज्यूम द सन्स एज इज डस्टर, सो द फादर एज विल बी 3 times ऑफ द सन एज पर द क्वेश्चन, द फादर विल बी 3 डस्टर, बस x और 3x ना कह के डस्टर और 3 डस्टर कह देंगे, सो डस्टर विल बी एक्ट एज अ व्हाट वेरिएबल। नाउ अब टर्म की स्टडी अगर करना है तो देखो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे चल के फिर इसको यूज करना है हमको क्वेश्चन में, अभी बहुत बेसिक चल रहा है। इन टर्म को, टर्मिनोलॉजीज को मैं बोलूंगा ये टर्म ने, ये टर्म हो गया, यहाँ इतने टर्म्स हैं, तब आपको टर्म ही नहीं समझ में आएगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। नाउ द टर्म, अब टर्म किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स में टर्म का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल, जब कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनसे एक टर्म बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है, 3y, 5z, ये क्या है? 3a², ये क्या है? ये एक टर्म है, ये क्या है? एक टर्म है, इसमें कांस्टेंट है और वेरिएबल है, कांस्टेंट है और वेरिएबल है, कांस्टेंट है और वेरिएबल। अच्छा देखो, जैसे 2 × 2 तो कितना हो जाएगा? 4, लेकिन मैं कहूँ 2 × x, तो 2 और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे? 2x। बात समझ आ रही? दैट मीन्स कि जब भी कभी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड हुए तो उनके बीच में हमेशा लिखा नहीं जाता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। जैसे 3y, सो 3y मीन्स 3 × y, 3a² मीन्स 3 × a²। ओके, आई होप यू हैव गॉट इट। 3a² मीन्स 3 × a², 5z मीन्स 5 × z, है ना, 2x मीन्स 2 × x। तो जितने भी ऐसे वैल्यूज हैं
उनको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? टर्म्स बोलेंगे। तो आप अगर चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। तो टर्म्स को हम क्या लिखेंगे? इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट and variable like for example 2x 3y 5a square, ठीक है। so this is what term। हम इस पूरे को क्या बोलेंगे? टर्म। इस पूरे को क्या बोलेंगे? टर्म। इसको क्या बोलेंगे? टर्म। टर्म का मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन को टर्म कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा एक्टिव स्टूडेंट हैं, दिमाग चला रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर बार बार कह रहे हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने से, तो जिसमें कांस्टेंट ना हो, जिसमें वेरिएबल ना हो, उसका क्या किया जाए? फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने लिख दिया x, अब बताओ सर ये टर्म है कि नहीं है? अब क्या करें? तो सर ये भी टर्म है। वाई? बिकॉज इसमें वेरिएबल तो है ही, और किससे मल्टीप्लाई है? 1 से। 1 दिख नहीं रहा, किसी भी नंबर के आगे 1 लिखना जरूरी नहीं है, जानते हैं कि 1 होता है। तो ये भी क्या हुआ? टर्म हुआ। इसको अगर ध्यान से देखो तो x × 1, ठीक है। सो दिस इज योर टर्म। अब बात करते हैं फैक्टर्स की, ठीक है। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स वो होते हैं जो टर्म्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन वैल्यूज को फैक्टर्स बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? जैसे आप समझो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2। तो ये क्या हुआ? 4 किससे किससे मिलकर बना है? 2 और 2 से। तो 2 इसका क्या हो गया? फैक्टर। अब इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझो। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी। अगर मैं इस ह्यूमन बॉडी को अलग अलग कर दूं, ठीक है, यहाँ पे फेस कर दूं, यहाँ पे हैंड कर दूं, है ना, यहाँ पे इसका बीच वाला बॉडी कर दूं, यहाँ पे इसके लेग्स कर दूं, तो ये सब मिला करके अलग अलग क्या कहलाएंगे? ये सब अलग अलग मिलकर के इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। इन सबको असेंबल करके ही ये बना है। तो हमारा हाथ, हमारा हेड, हमारी बॉडी के एक एक पार्ट हमारे बॉडी के फैक्टर्स है, उससे मिल के बने हुए हैं। सिंपली ऐसे समझो, हमारी बॉडी के हर पार्ट से मिल के बॉडी बनी है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को जिन नंबर से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन किया जा सकता हो, वो सारे नंबर उस बड़े वाले नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल, इससे तो ये तो जस्ट समझाने के लिए था। जैसे मान लिया आपको 30 का फैक्टर्स अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकता है? लेट एज्यूम, तो 2 से स्टार्टिंग 2 से करना है। 2 × 15 30 हो सकता है। और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 3 × 10, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 30 को 5 × 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, और किसी तरीके से लिख सकते हैं? यस, 30 × 1 से लिख सकते हैं। अब आप कहो सर 6 × 5 भी लिख सकते हैं। तो एक बार हो गया काउंट, हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर इसको मैं जितने भी तरीके से लिख सकता हूं, तो जो जो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं 30 को बनाने में, वो सब इसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे अब मैं अगर बोलूं को व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 30, तो पहले तो 1 तो सब नंबर, जितने भी नंबर होंगे सबका फैक्टर 1 होगा, क्योंकि 1 तो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 × 30 30 आएगा ही। 1 छोटा सबसे 2 3 5 6 10 और 15 और 30,
ठीक है। सो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 30 यू कैन काउंट फ्रॉम हियर कि 30 के कितने फैक्टर्स हैं। 1 2 3 5 6 10 15 30 इतने फैक्टर्स हैं 30 के। तो फैक्टर्स हमें कैसे पता चले? फैक्टर्स आर दोज वैल्यूज विच आर on being combined, on being multiplied, give the numbers. These are called the factors. ठीक है। अब ये factors किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे किसी ने कहा 2x, अब 2x में 2x का फैक्टर क्या क्या है? 2x कैसे आया होगा? 2 को मल्टीप्लाई किया होगा किससे? x से, तो इसलिए 2x का फैक्टर 2 भी है और x भी है। बात समझ में आया? किसी ने कहा 5a², तो 5 इंटू a, तो 5a² का एक फैक्टर 5 होगा, एक फैक्टर a होगा। अब आपको सर एक और फैक्टर a होगा, तो a ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बार बार a कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज ये हो सकता है कि सर 5 इंटू a² भी है, हाँ अब एक फैक्टर a² भी होगा इसका, तो आप कह सकते हैं इसके फैक्टर हो गए 1 a², 5 और a, ये सब इसके फैक्टर्स। ठीक है। तो फैक्टर का मतलब कुछ नहीं है, फैक्टर का मतलब सिर्फ नंबर को तोड़ देना है। ठीक है। जिन नंबर से मल्टीप्लाइड हो करके वो नंबर आ सकता हो, जिन नंबर से मल्टीप्लाई हो करके वो नंबर जो मेन नंबर है वो आ सकता हो, दिस इज कॉल्ड द फैक्टर। यानी वो सारे नंबर्स, वो सारे पॉसिबल नंबर्स जिन्हें हम मल्टीप्लाई करके आपस में मेन नंबर ले आए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। यानी दो ऐसे नंबर ऑन बीइंग मल्टीप्लाइड, इफ दे गिव द वैल्यू ऑफ द नंबर, तो दोज नंबर्स विल बी कॉल्ड एज अ फैक्टर्स। ठीक है। सो फैक्टर ऑफ 2x इज 2 into x, which is 2 and x. For example, factor of 30 equal to 1 2 3 5 6 15 10 30। ठीक है। अब आपको सर इस 2x में भी तो 1 फैक्टर होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, तो 1 एक्चुअली ज़्यादातर लिखते नहीं है, बट 1 सबका फैक्टर है। ठीक। एंड नंबर इटसेल्फ, अब आपको 2x का एक फैक्टर 2x भी होगा, यस 2x भी होगा। नाउ द कोफिशिएंट, अब बात करते हैं कोफिशिएंट में। तो कोफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट? ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट जो है, जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स, अब टर्म्स में जो साइन के साथ, टर्म्स रिटन विद साइन या टेकन विद साइन, ठीक है। जैसे मान लिया मैंने लिखा 2x माइनस 3y, ठीक है। तो 2x माइनस 3y, सो दिस इज द साइन थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? टर्म्स टेकन विद द साइन, वो कहलाते हैं एक दूसरे के कोफिशिएंट। जैसे इसमें टर्म क्या है? 2x, ठीक है। 2 जिसके आगे कुछ नहीं साइन लगा होता, साइन मतलब चिन्ह, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जिसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा होता है उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? एज अ पॉजिटिव साइन। तो इसमें अगर हम देखें इस टर्म में, ये पूरा टर्म ये है, टर्म समझते हैं ना, कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। नाउ अब अगर हम देखें कि इस टर्म में कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, तो क्या लिखा हुआ? टर्म्स टेकन विद द साइन। तो अगर हम इसमें देखें तो इन दोनों में फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स, यहां पे ऐसे समझिए, फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स टेकन विद द साइन, ऐसे करेंगे। ये फैक्टर्स इसके कौन कौन से हैं? एक 2 है और एक x है। सॉरी। अब अगर ध्यान से देखो तो कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जो कोफिशिएंट होंगे, x के लिए कोफिशिएंट होगा 2 और 2 के लिए कोफिशिएंट होगा x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into x।
यानी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? द कोफिशिएंट ऑफ x इज +2. कितना? +2. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ +2? इज x. इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं. क्या होता है? न्यूमेरिक कोफिशिएंट. न्यूमेरिक कोफिशिएंट. ठीक है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिक कोफिशिएंट. द कोफिशिएंट मीन्स the value which is attached with the in any terms, the factors. हम terms के factors निकाल लें तो कोफिशिएंट होता है कि एक दूसरे के लिए कोफिशिएंट वो कहलाते हैं the factors of the terms taken with the sign. किसी टर्म के फैक्टर कर लो, फैक्टर में साइन के साथ फैक्टर करो. जैसे कि यहाँ प्लस था तो +2 × x कर दिया, +2 × +x y, तभी तो ये आया +2x. उस +2x की वैल्यू को अगर हम पूछे कि भाई x का कोफिशिएंट क्या है तो क्या बताएंगे? +2. तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कोफिशिएंट. ठीक है. अब एक बात और, अगर हम कहें भाई इसमें बताओ कोफिशिएंट, तो हम इसको क्या करेंगे? -3y, पहले हमने ये ले लिया -3y. अब देखना कोफिशिएंट कैसे आएगा. हम इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? इसका एक फैक्टर होगा -3 × y. y के लिए कोफिशिएंट है -3, बट 3 के लिए कोफिशिएंट कौन होगा? -5. बस 3 के लिए कोफिशिएंट कौन होगा? जिसके लिए कोफिशिएंट देखना उसको पॉजिटिव कर दो, तो जो बच रहा है उसको हम बोलेंगे उसका फैक्टर, उसका कोफिशिएंट. सो हियर द कोफिशिएंट ऑफ y इज -3. द कोफिशिएंट ऑफ y इज -3. अब हम कांस्टेंट टर्म हटा ही देते हैं. अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिखा AB - B² y प्लस C या -CZ. ठीक है. नाउ B का कोफिशिएंट A का कोफिशिएंट B, A × B इसी से तो आया, +A × +B. A के लिए B कोफिशिएंट, B के लिए A कोफिशिएंट. समझ में आ गया? B का कोफिशिएंट A के आगे प्लस लगा इसलिए प्लस है. ठीक है, ये हो गया. अच्छा बताओ y का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? B² होगा कि -B² होगा? मैंने क्या बोला? टेकन विद साइन. याद रखना, टेकन विद साइन. तो y के लिए जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी -B². ठीक है. ऐसे ही बताओ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z? दैट विल बी -C. -C इसका कोफिशिएंट. समझ में आ रही बात? चलो अब जैसे मान लिया कोई और एक्सप्रेशन ले लें, जैसे 2x² - 3x + 4. नाउ सी व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? +2. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? -3. कोफिशिएंट बता लेंगे अब आराम से. ठीक है. साइन के साथ जो वैल्यू होगी वो हमारा कोफिशिएंट होगा. तो दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट. अब जब हम ये सब जान गए, कोफिशिएंट, टर्म, है ना, फैक्टर्स, तब आती है बात कि व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आज का टॉपिक है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या चीज होती है? एक्सप्रेशन क्या होता है? किसी चीज को हम जब एक्सपेंड करके लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जैसे बोलते हैं आपकी एक्सप्रेशंस बता रही है, एक्सप्रेशन मतलब हाव भाव, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन. तो अलजेब्रिक मतलब हो गया कि जब आप अलजेब्रिक टर्म्स के रूप में एक्सप्रेशन करेंगे तब हम उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे? व्हेन the terms are attached, when the terms are attached कह सकते हो और written कह सकते हो और expressed कह सकते हो. when the terms are expressed, attached, written in, attached with each other, with
other by mathematical tools. Mathematical tools. अब ये मैथमेटिकल टूल क्या है? कहने में इतना बड़ा टर्म है, लेकिन मैथ्स की रीढ़ यही है। पूरे दुनिया में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है उस मैथ की रीढ़ ये मैथमेटिकल टूल्स है, औजार जो मैथ का है। सबसे बड़ा औजार मैथ का, सबसे बड़ा हथियार क्या है? आप सबको मालूम है, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, सिर्फ क्या इस्तेमाल होता है उसमें? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। These 4 things are called the mathematical tools. तो कह रहा है सारे टर्म्स अगर मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अगर लिखे गए हों तो हम उस एक्सप्रेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। टर्म्स जैसे x² माइनस 2x प्लस या x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x² माइनस 2, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, स्पेशली प्लस माइनस ही यूज होता है इसमें। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया है? मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने कई टर्म्स को आपस में एक जगह मिला के रख दिया। इसमें टर्म्स अगर ध्यान से देखो तो कितने हैं? एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। 4 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। इस वजह से हम अगर सारे 4 टर्म्स को अलग अलग देखो, एक x पावर 4 है तो कहीं 2x क्यूब है, तो कहीं 3x² है, तो कहीं 2 है, समझ रहे? तो हम सारे टर्म्स को एक जगह ले आए हैं और उसमें हम कहीं माइनस, कहीं प्लस, कहीं माइनस करके लेके आए हैं। और इस वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एज अ एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया? जब आप टर्म्स को आपस में प्लस माइनस का यूज करते हुए उनको एक सीरीज में, है ना, एक सीरीज में जब आप लिखते हैं और सुव्यवस्थित तरीके से, सुव्यवस्थित का मतलब आप उसको जब एक सीरीज में लिखते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं, सॉरी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं जो टर्म्स हमने बीच में टर्म्स पढ़ा था, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ टर्म्स की डेफिनेट नंबर्स हो तो उनको हम कुछ बुलाते हैं, ठीक है। जैसे 2x 3a² माइनस 2z 1/5x² या x³ कुछ भी। ऐसे टर्म्स, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें सिंगल टर्म हो, जिसमें क्या हो? सिंगल टर्म, जिसमें सिंगल टर्म हो, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स, ठीक है। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म का इस्तेमाल किया गया हो, दोज आर कॉल्ड मोनोमियल एक्सपेंशंस। एक तरीके से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सा टाइप है? मोनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसी में टर्म बढ़ाते चले जाओ, मैंने जैसे कह दिया 2x प्लस 3y, मैंने कह दिया 3a² प्लस 2b माइनस 2z प्लस 1। अब ये मत कहना सर वन टर्म नहीं, वन भी टर्म है, कांस्टेंट टर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसमें कितने टर्म हो गए? एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो गए, ठीक है। 2 टर्म्स, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल। अब आप जानते ही हैं 3 टर्म्स क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 3y या 3x माइनस 1, 3a² प्लस 2b माइनस 2ab कुछ भी, ठीक है, माइनस 2z प्लस 1 प्लस 3z²। तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, क्यों ट्राइनोमियल? बिकॉज इसमें 3 टर्म आ गए, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना,
तो ये क्या हो जाते हैं आपके, इसी से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है किसका, पॉलिनोमियल का। किसका, पॉलिनोमियल का। आप सब पढ़े हुए हैं पॉलिनोमियल। इन एनी algebraic expression when the coefficient of the variable is always whole number is called the polynomial। कोई भी ऐसा algebraic expression जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा क्या हो, होल नंबर हो, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, जैसे मान लिया मैं इसमें कहता हूं कि x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x पावर माइनस 1। फिर मैं कहता हूं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x पावर 4 अपॉन x क्यूब प्लस 2। फिर मैं कहता हूं x पावर 4 माइनस 3x या माइनस x क्यूब प्लस x क्यूब 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला वाला देखना, क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक इट आउट। वेरिएबल पकड़ो, वेरिएबल की पावर होल नंबर। इसमें वेरिएबल कहाँ कहाँ है, ये x ये। तो वेरिएबल की पावर होल नंबर है, +4 होल नंबर होता है यस, +3 होल नंबर होता है यस, +2 होल नंबर होता है यस, -1 होल नंबर होता है नो। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ आ रही बात। नाउ इसमें आते हैं, ये वेरिएबल है, होल नंबर है यस, यहाँ पे +1 है जब कुछ नहीं, ये भी होल नंबर है। अब यहाँ पे काम मामला अटकेगा, आपके दिमाग में रहोगे इसको क्या करें। तो पहला काम सिंप्लीफाई करना, जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है उसको आप फ्रैक्शन वाला रूल, आपको पावर वाला पता होगा कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। तो पावर 3 है, इसको अगर इससे करोगे तो -3, तो इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो दिखाने के लिए मैंने जानबूझ के नीचे लिखा था, कोई भी आप नीचे देखते ही तुरंत मत बता दो कि पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉजिटिव 1 आ गया, ठीक है। सो दिस इज +1, ठीक है। और यहाँ x पावर 0 कह सकते हो, क्यों, क्योंकि x पावर 0 की वैल्यू 1, इसी नंबर के पावर 0 = 1, तो 1 की जगह पे x पावर 0। तो ये सारे क्या आ गए, होल नंबर आ गए। सो दिस इज पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। अब यहाँ पे देखो +4 +3 +3 +2 एकदम पॉलिनोमियल है। बस एक चीज गड़बड़ क्या है, ये दोनों टर्म सेम है, इसलिए आपको इसको सही से पहले लिख लेना है। x पावर 4 3x प्लस 3x क्यूब माइनस x क्यूब पर 2x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर, ये है आपकी ओवरऑल, ठीक है। सो अब हमको ये पता चल गया कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे किसे नहीं कहेंगे। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, वेरिएबल। अब दो चीजें और हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमें जब भी पॉलिनोमियल दिखे तो एक चीज तो ये है कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स होते हैं कि जो भी कोफिशिएंट्स हैं, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल सेम एज इट इज अगर है टर्म में, तो हम उसको बोलेंगे लाइक टर्म्स। जैसे दो टर्म्स हम लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, 2xy² और एक टर्म लेते हैं 4x² y। ध्यान से देखना, देखने में तो जल्दी जल्दी देखोगे तो सेम लगेगा, ठीक है। 3 कर दो या 2 कर दो, देखने में तो सेम लग रहा है, लेकिन क्या ये सेम है? नो। क्यों? यहाँ पे x की पावर +1 है, लिखा नहीं जाता +1 कभी भी। यहाँ पे y की पावर +1 है, यहाँ पे x की पावर अगर कंपैरिजन करो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे y की पावर कंपैरिजन करो तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे y पावर 1 है। इसीलिए हम इसको लाइक टर्म नहीं बोलेंगे। लाइक टर्म कब बोलते हैं? जब दोनों में वेरिएबल सेम होता। अच्छा अब बताओ, 2xy² z और 2xy², अब बताओ, अब लाइक टर्म्स कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? x पावर 1 है, वेरी गुड, x पावर 1 है तो ये तो बहुत बढ़िया, इनके पावर सेम मिल गए। y² है, ये भी तो पावर सेम मिल गए, वेरी गुड। यहाँ पे z पावर 1 है, यहाँ पे तो z है ही नहीं, z पावर 0 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये लाइक टर्म्स नहीं है। क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, बट यहाँ पे एक वेरिएबल ज्यादा आ गया, तो भी ये लाइक टर्म नहीं है।
लाइक टर्म का मतलब कांस्टेंट जो भी वैल्यू हो, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल सेम होने चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। जैसे 3a² BC, 2a² BC, 5a² BC। अब देखो तीनों में कोफिशिएंट जो है, वेरिएबल्स जो है वो सेम है। अब आप इनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जो मनाए कर सकते हो, ठीक है। सो लाइक टर्म्स आर दोज टर्म्स which have same power, which have same number of variables with same power, ठीक है। ये चीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल एज 2x² y 3x² y माइनस 4x² y, ये तीनों आपस में लाइक टर्म्स कहलाएंगे। अब अनलाइक टर्म्स समझिए, अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या हो गया, जिन वेरिएबल्स के पावर या नंबर्स आपस में जिन दो टर्म्स में ना मेल खाते हो वो अनलाइक टर्म्स हो गए। जैसे मैं कहूँ 3a² BC और प्लस 4ab² C माइनस 2a³ BC, ठीक है। तो वेरिएबल के नंबर देखो ABC ABC ABC, तीन वेरिएबल हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस बार में घपला क्या हो जा रहा है, गड़बड़ क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे a² है, यहाँ पे b² है, यहाँ पे a³ है, तो ना ये इससे मेल खा रहा है, ना ये इससे खा रहा है, ना ये इससे का, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि दीज आर अनलाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स। तो इसको हम बोलेंगे which don't have the same power and number of variable, which don't have, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या जिन टर्म्स में सेम वेरिएबल ना हो, ना उनकी पावर सेम हो, तो हम उसको बुलाते हैं अनलाइक टर्म्स। अब एक बहुत खास बात, सिर्फ लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। जैसे मैं आपको बोलूं इफ आई विल ऐड इन दिस मार्कर, आई विल ऐड 5 मोर मार्कर्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मार्कर्स, तो आप तुरंत बोलोगे सर 6 मार्कर, क्योंकि एक मार्कर है, 5 और ऐड कर दो तो 6 मार्कर। बट अगर मैं आपसे बोलूं इस एक मार्कर में ये डस्टर ऐड कर दो तो कितने हुए, तो आप कर पाओगे? नहीं सर, ये कैसे बता सकते हो सर 1.5 मार्कर और 1.5 डस्टर, क्या बोलोगे? बिकॉज दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स, दोनों अनलाइक है, दोनों अलग अलग है, इसलिए हम इनको जोड़ नहीं सकते, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, इनको समझो अनलाइक टर्म्स है, किसी में a² भी है, किसी में ab² है, ठीक है। सो वैसे ही यहाँ पे लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x² y प्लस 2xy² माइनस 4x² y माइनस या प्लस 4xy²। अब देखना ध्यान से, तो पहले लाइक टर्म्स को पकड़ो। लाइक टर्म्स मतलब x² y कहाँ पे है, x² y यहाँ नहीं है, x² y यहाँ, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, लाइक टर्म्स, ठीक है। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, ये -4 है, ये +3 है, तो लाइक टर्म्स को कॉमन ले लो, ठीक है। x² y कॉमन ले लो, जो बचा उसको लिख दो, यहाँ पे +3 बचा और यहाँ पे -4 बचा, ठीक है। तो -4 में से +3 जाएगा तो क्या बचेगा, -1x² y, यानी -1 ना भी लिखो तो -x² y। अच्छा, इसको और इसको ले लो तो प्लस कॉमन ले लो, क्या, xy², ठीक है, क्योंकि इसमें भी xy² है, इसमें भी xy² है। यहाँ से +2 बचा, यहाँ से +4 बचा, तो कितना हो जाएगा 6xy², तो लिख सकते हैं +6xy²। तो ओवरऑल आपका वैल्यू कितना रहेगा, 6xy² -x², ठीक है। अब आप चाहो तो और भी आगे कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो, xy कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 6y x, ऐसा बचेगा। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना जान गए तो भी सफिशिएंट है,
ठीक है. सो दिस इज व्हाट हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. अभी हम आपको एक्सरसाइज भेज रहे हैं, आप उसमें उस एक्सरसाइज में टर्म्स आइडेंटिफाई करिए, कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करिए, लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखिए. तब हम नेक्स्ट इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, हम उस पर आएंगे. तो जो इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कि आप समझिए कोफिशिएंट क्या है, टर्म्स क्या है ना, इन चीज़ों को आप समझिए. तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू.